Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to study in this video is the causes of fever. So whenever anybody asks you what are the main causes of fever, so divide it in four headings, four major headings. Whether you are taking history, whether you are for your examination purposes, or you are taking history for just clinical practice. One of the things that we counter most commonly in our clinical setup is fever. So let's go through the causes of fever. There are four major causes of fever. नंबर 1 पे है इन्फेक्शंस. Most commonly that we encounter the cause among the causes of fever is infection. Number 2 is autoimmune disease. 3 पे आ जाता है malignancy. एंड 4 malignancy की एक सब हेडिंग है टीबी. अब हम वन बाय वन सारी कॉजेज़ के उन कॉजेज़ को डीपली स्टडी करते हैं. और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में हिस्ट्री लेते हैं और हिस्ट्री में किसी भी चीज़ के बारे में एक डायग्नोसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो वी आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ दोज क्वेश्चंस. अब हम जैसे इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो इन्फेक्शंस में हमने ऐसी कौन कौन सी इन्फेक्शंस को पूछना है और उनके मुतल्लिक सवाल जवाब करना है और अपनी हिस्ट्री को उसी के इर्द गिर्द ही रखना है. तो इन्फेक्शन में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है पोर्ट्स ऑफ एंट्री के बारे में. हम लोगों ने पूछ रहे हैं क्या आया पोर्ट्स ऑफ एंट्री जितने भी हमारी बॉडी में है उनमें तो नहीं कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. ईएनटी मतलब ईयर में कोई मसला तो नहीं हुआ, कान में कोई इन्फेक्शन हुई, नाक में कोई इन्फेक्शन हुई हो या गला ख़राब हुआ हुआ, टॉन्सिलाइटिस हुआ हुआ. इसके अलावा जैसे शुगर पेशेंट्स होते हैं उनको मोस्टली यूटीआई की इन्फेक्शन होती है. यूटीआई हो गई या फीमेल पेशेंट को वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइनल इचिंग, ये वाली चीज़ें. और ये कि और लास्ट ओपनिंग जो है हमारी वो एनल ओपनिंग में कि आप पूछेंगे स्टूल की कंसिस्टेंसी कैसे है, ब्लडी स्टूल्स तो नहीं आ रहे या कोई भी उस ट्रैक में कोई इशू तो नहीं है जीआई ट्रैक में. स्टूल कंसिस्टेंसी एंड नेचर एंड स्टफ. दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन इट कम्स टू इन्फेक्शन बीइंग द कॉज ऑफ फीवर, उसमें आपने पूछना है कि बुखार के साथ कपकपाहट तो नहीं होती और जिस्म तो नहीं कांपता. और दैट इज़ एक्चुअली वी आर मोस्टली इंक्वायरिंग अबाउट मलेरिया एंड इट्स इंस्टेंस. मलेरिया में बुखार चढ़ता है, स्पाइक आती है और फिर पेशेंट जो है कोई पैरासिटामोल या इस तरह की कोई मेडिसिन लेता है तो बेस लाइन पे उसका फ़ीवर आ जाता है. जो बेस लाइन पे फ़ीवर आ जाए फिर दोबारा स्पाइक है, फिर बेस लाइन, फिर दोबारा स्पाइक है, फिर बेस लाइन, इस फीवर को हम लोग कहते हैं इंटरमिटेंट फीवर. और ये ड्यूरेशन इसका ईयर्स तक होता है, ईयर्स तक ये चलता है. चली जाएगा. कपकपाहट के साथ होता है या इसमें एक और वो फाल से पहले मलेरिया वाला वो कोला कलर्ड यूरिन. तो मलेरिया से रिलेटेड आपने हिस्ट्री लेनी है उस पेशेंट से. तीसरी चीज़ आ जाती है इसी मतलब मलेरिया से ही रिलेटेड. सर बता रहे थे व्हेन वन ऑफ आवर टीचर्स वर टीचिंग कि मलेरिया की हिस्ट्री जब भी लेनी तो अपने ब्रूसेलोसिस की हिस्ट्री लाजमी लेनी है. ब्रूसेला दैट कॉजेज ब्रूसेलोसिस. एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ब्रूसेला. तो हमें वो पता है ब्रूसेलोसिस ब्रूसेला ही इन्फेक्शन कराता है, ब्रूसेलोसिस. इसमें आपने पूछना है कि पेशेंट ने अनपैस्चराइज्ड मिल्क तो नहीं, उसका इनटेक की हिस्ट्री. या इसमें भी हमारे पास इंटरमिटेंट फीवर ही आता है, इंटरमिटेंट फीवर एंडुलेटिंग. और ये भी काफ़ी अरसे तक चल रहा होता है इंटरमिटेंट फीवर, मतलब कह लो ईयर्स तक चलेगा. जो फोर्थ है हमारे पास द क्वेश्चन इन द हिस्ट्री दैट वी शुड आस्क अबाउट इन्फेक्शन, वो है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीवर इन पाकिस्तान, दैट इज़ टाइफाइड फीवर. टाइफाइड फीवर में आप उसे क्या पूछते हैं, एक तो स्टेपेड लैडर पैटर्न आपको फीवर का मिलता है, राइट. फिर आप उसे स्टेपेड लैडर पैटर्न प्लस ये कि ये वो होता है कभी भी बेस लाइन पे नहीं आता. इट नेवर टचेस बेस लाइन. और ऐसे फीवर्स जो बेस लाइन नहीं टच करते उन्हें क्या कहते हैं, रिमिटेंट फीवर, जो बेस लाइन को टच नहीं करते. अच्छा, टाइफाइड फीवर मेडिसिन फ्लोर में वो पेशेंट सिर्फ 3 से 4 हफ्ते तक लैंड करेगा.
जब तक उसे टाइफाइड का बुखार ना 3 से 4 हफ्ते तक रहता है, और वो मेडिकली ट्रीटेड भी सिर्फ 3 से 4 हफ्ते तक के लिए रहता है। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 3 से 4 हफ्ते बाद पेशेंट वुड प्रेजेंट टू यू उसकी कॉम्प्लिकेशन के साथ, एंड वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइफाइड फीवर इज़ इंटेस्टाइनल परफोरेशन, एंड पेशेंट वुड लैंड ऑन सर्जिकल फ्लोर, और फिर उसकी होगी लेप्रोटमी। ये सर्जिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकली इट विल बी ट्रीटेड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने टाइफाइड फीवर के बाद जो एक चीज़ और जिसकी हिस्ट्री लेनी है वो है मेनिंजाइटिस एंड इंसेफेलाइटिस। मेनिंजाइटिस में आपने साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन सारे पूछने, जैसा कि नेक रिजिडिटी हो गई, और फोटोफोबिया, कर्निंग साइन, बर्ड्जिंग की साइन फोबिया, करिंग साइन, बर्ड्जिंग की साइन, सारा पूछना आपने। इंसेफेलाइटिस में मोस्ट कॉमनली आते हैं ओल्ड एज में पेशेंट्स, और इनमें सोमाई नेगेटिव होते हैं। पेशेंट की अटेंडेंस की कंप्लेन क्या होती है कि एकदम ये जो एजेड से पेशेंट है, इसको इनकी एकदम ये बात करते हुए बात इनकी जो लैंग्वेज है डिस्टर्ब हो चुकी है, गालियाँ दे रहे हैं, लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं इर्द गिर्द लोगों को, और ये मोस्टली वायरल होती है, और इसकी ट्रीटमेंट हम ये साइक्लोविर देते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी मलेरिया का पूछना है तो उसके साथ ब्रूसेला का भी पूछना है। मोस्ट कॉमनली मलेरिया ब्रूसेला, यही अगर बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग एक फ़ीवर जा रहा है तो यही 2 कॉजेज़ होंगे। और ब्रूसेला को ट्रीटमेंट इसका क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन। तो डॉक्सीसाइक्लिन का कैप्सूल आता है, आई गेस 60 रुपये का, वो पूरा पता आ जाता है, और विब्रामाइसिन का। तो आपने पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं डॉक्सीसाइक्लिन एक विब्रामाइसिन दे के, ठीक है। आपने कौन कौन सी चीज़ें पूछनी है, अगर इन्फेक्शन कौन कौन सी चीज़ें पूछनी है जब भी आपने हिस्ट्री लेनी है फीवर की, और आपकी डिफरेंशियल में इन्फेक्शन कैन बी द कॉज, तो आपने पोर्ट्स ऑफ एंट्री, हिस्ट्री ऑफ मलेरिया, ब्रूसेलो, हिस्ट्री ऑफ ब्रूसेलोसिस, टाइफाइड फीवर है, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, ये सारी चीज़ें पूछनी है, ठीक है। सेकेंड कॉज जो है वो हमारी, जिसको हम लोगों ने रूल आउट करना, वो है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून तो नहीं कॉज है फीवर की, पेशेंट जो इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है। मोस्ट कॉमनली जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं वो यंग फीमेल्स को होती हैं। यंग फीमेल्स जो उसका सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो, सिग्निफिकेंट वेट लॉस, और पेन हो स्मॉल जॉइंट्स में, मैलर रैश, पेन इन स्मॉल जॉइंट्स, मैलर रैश, फोटोफोबिया, और प्रोटीन यूरिया, फोटोफोबिया। प्रोटीन यूरिया की हिस्ट्री आप क्या लेते हैं, प्रोटीन यूरिया की आप हिस्ट्री ये लेते हैं कि पेशाब करते हुए झाग तो नहीं बन जाती। ये ना डायबिटिक पेशेंट्स को भी पूछते हैं, जिनकी लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ होती है ना, कि पेशाब करते हुए इनकी झाग तो नहीं बन जाती। और या यही इस तरह की कंडीशंस में, इसी तरह की हिस्ट्री के साथ कि लॉन्ग स्टैंडिंग फीवर है, और आपने जो भी ऑटोइम्यून डिजीज़ आपके दिमाग में आ रही हैं उसको रोल आउट करना है। SLE हो गए, रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, और जितनी भी जो भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि फ़ीवर इस पेशेंट में, इस पर्टिकुलर पेशेंट में फ़ीवर जो है वो सबसाइड ही नहीं कर रहा, तो आपने ऑटो इम्यून डिजीज़ को भी रूल आउट करना है। थर्ड चीज़ आ जाती है मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी में तो ऑब्वियसली फ़ीवर रहना है, और मतलब फ़ीवर जो रह रहा है और मेलिग्नेंसी साथ साथ चल रही है, तो आपने जो साइंस हैं, बाकी जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो हेपाटोस्प्लेनोमेगली के पूछने हैं, लिम्फोडिनोपैथी के पूछने हैं, और अगेन वेट लॉस का पूछना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे ज़्यादा बहुत ही प्रेवलेंट और मैसिव, जिससे कहते हैं कि पाकिस्तान में हर बंदे को इस चीज़ से एक्सपोजर हुआ है, वो है टीबी। टीबी से तो आप भाग सकते ही नहीं। टीबी में क्या क्या होंगे, मोस्ट कॉमनली वेट लॉस होता है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस। और हम तब सिग्निफिकेंट, व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट वेट लॉस, हम अक्सर आपने सुना होगा सिग्निफिकेंट वेट लॉस है। सिग्निफिकेंट वेट लॉस कितने का वेट लॉस होता है, मुझे कहते हैं जब 10% ऑफ द प्रीवियस बॉडी वेट, या नॉर्मल बॉडी वेट इंसान का, उसका 10% लॉस हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट वेट लॉस हुआ है पेशेंट को। नाइट स्वेट्स, और हिस्ट्री ऑफ आपने क्लोज कंटैक्ट को रूल आउट करना है। नाइट स्वेट्स, नॉन प्रोडक्टिव कफ,
प्रोडक्टिव कफ 10 दिन से ज़्यादा कफ चले गए हैं, इवन 2 महीने, 10 दिन से 2 महीने तक तो कफ ये जाती ही जाती है नॉन प्रोडक्टिव कफ, तब पेशेंट को जाके याद आता है कि ओ ये तो चीज़ ऐसी है जिसका इलाज कराना चाहिए। और जैसे पेशेंट्स अब्डोमिनल टीबी के साथ अगर प्रेजेंट करें तो आपने वहाँ उनके लिम्फ नोड्स को, और सबसे ज़्यादा लिम्फ नोड्स का सीटी स्कैन में लिम्फ नोड से पकड़ा जाएगा। और अब्डोमिनल टीबी जो है, अब्डोमिनल टीबी सबसे ज़्यादा कहाँ पे रिजाइड करती है, इलियोसेकल जंक्शन में, और वहाँ के लिम्फ नोड्स आपको कंट्रास्ट से अच्छे खासे मैटेड किस्म के नज़र आएंगे। इवन जो फील करने पे, पालपेट करने में भी टीबी के लिम्फ नोड्स ही मैटेड होंगे। और चेस्ट पल्मोनरी टीबी होगा तो चेस्ट एक्सरे शोज़ हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, और वहाँ पे पैचेस पड़े हुए होंगे। तो दीज आर द 4 मेजर कॉजेज, जैसे बताया है टीबी, मेलिग्नेंसी, ऑटोइम्यून डिजीज़ और इन्फेक्शंस, जिनको मद्देनज़र रखते हुए आपने हिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछने होते हैं, एंड यू गेट टू रूल आउट व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फीवर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री टेकिंग ऑफ फीवर, एंड hope it was useful to you. Jazakallah khair.